हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सेंटर। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के बीच में बेलेन नामक पाठ के एक बायल वान ठाफ नियम, चार्ल्स वान ठाफ नियम और तन बेलेनों के लिए वान ठाफ समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो कक्षा 11 में बायल और चार्ल्स के गैसी नियम को पढ़ा था, हमारा यह बायल वान ठाफ नियम, चार्ल्स वान ठाफ नियम कक्षा 11 के गैसी नियम से मिलता जुलता नियम है। तो देखिए, इसको हम डिफाइन करेंगे किस पर। यह आपका P अनुक्रमानुपाती C स्थिर ताप T पर लिखा गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी हमारा परिभाषा हो गया यह क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में अगर हम इसको कहना चाहेंगे तो कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure of the solution is directly proportional to the molar concentration of the solution. It is denoted by mathematically P directly proportional C। अब इसी को हम अगर proportionality को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर K C, जहां पर K हमारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां पर K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इस तरीके से हमारा बायल वान ठाफ नियम हुआ यह। अब जस्ट इसी तरीके से हम चार्ल्स वान ठाफ नियम को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें है परासरण दाब और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इसमें हमारा C नहीं है, जो नहीं है स्थिर सांद्रता C पर, तब हम कहेंगे। जब इसको परिभाषित करेंगे तो यह हम समझ लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस पर हम परिभाषित करेंगे कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। एट द constant of molar concentration the osmotic pressure of the solution is directly proportional its absolute temperature। तो यह हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का परिभाषा है। यह हमारा इसी गणितीय व्यंजक पर डिफाइंड होता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब इसको भी हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा P बराबर K डैश T। यहां पर हमने डैश के रूप में कांस्टेंट ले लिया। फिर हम यही लिखेंगे जहां पर K डैश एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बायल वान ठाफ नियम हुआ और चार्ल्स वान ठाफ नियम हुआ। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम आप लोग पढ़ेंगे तन विलयनों के लिए वान ठाफ समीकरण। क्या है, वान ठाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यह इक्वेशन आएगा। तो देखिए, अब इसको जब हम डिफाइन करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा कि बायल वान ठाफ नियम और चार्ल्स वान ठाफ नियम को एक साथ संयुक्त करने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तन विलयनों के लिए वान ठाफ समीकरण कहते हैं। तो तन विलयनों के लिए वान ठाफ समीकरण की क्या परिभाषा होगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ बायल्स वान ठाफ इक्वेशन एंड चार्ल्स वान ठाफ इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड ए रिजल्ट which is called as the van Taff equation for dilute solution। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बायल वान ठाफ नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे, बायल वान ठाफ नियमानुसार। ठीक, बायल वान ठाफ नियमानुसार क्या है, यहां पर देख रहे हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है। तो हम यहां पर लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम चार्ल्स वान ठाफ नियमानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चार्ल्स वान ठाफ नियमानुसार। तो चार्ल्स वान ठाफ नियमानुसार क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ठीक, अब यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर, अर्थात बायल और चार्ल्स के नियमों को एक साथ संयुक्त करने पर। ठीक,
क्या लिखोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ संयुक्त करने पर, एक साथ संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, तो देखिए बायां पक्ष बाएं के बराबर तो दायां पक्ष दाएं के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इंटू टी। ठीक, C इंटू टी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ये अब हम यहां से जब अनुप्रमाणपाती हटाएंगे तो बेलेन स्थिरांक कैपिटल R आएगा। क्या आएगा? P इज इक्वल टू आर सी टी। ये बहुत ही बेहतरीन व्यंजक है आपका, क्या? समीकरण नंबर 4। कैपिटल R को बेलेन स्थिरांक कहते हैं, जहां पर क्या कैपिटल R बेलेन है, स्थिरांक कहलाता है। ठीक, न्यूमेरिकल में इसका मान हम रखते हैं, जिसका मान R का मान कितना होता है? 0.0821 वायुमंडलीय प्रतिमोल। इसका मान जो होता है एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय प्रतिमोल केल्विन होता है। यह हम न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका हमेशा मान रखेंगे। ठीक, तो अब देखिए यह हमारा आ गया, परंतु C बराबर N/V होता है। अतः अब C के स्थान पे हम N/V रख देंगे। क्या रख देंगे? P बराबर यह होगा R इंटू N/V और T। तो V का यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा P V बराबर NRT। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा समीकरण नंबर 5 जो है, यह तन विलयनों के लिए 1/2 समीकरण N मोल के लिए है। क्या है? यह समीकरण तन विलयनों के लिए 1/2 समीकरण है। ठीक, अब देखिए, अब इसी को हम अणुभार के रूप में, इससे हम परासरण दाब की गणना करते हैं, परंतु यही समीकरण जब तन विलयनों की 1/2 समीकरण अणुभारों के रूप में हम लिखेंगे, अणुभारों के रूप में। किसके रूप में? अणुभारों के रूप में। जब अणुभारों के रूप में लिखेंगे तो हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या होती है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो स्मॉल n के स्थान पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार रख दोगे तो यह आ जाएगा PV बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू RT। तो यह जो हमारा व्यंजक है, क्या? समीकरण नंबर 6। ठीक, इस तरीके से आपके देखिए समीकरण 4, 5, 6 बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इक्वेशन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए। ठीक, तो यह समीकरण 6 अणुभारों के रूप में तन विलयनों का 1/2 समीकरण है। अणुभारों के रूप में तन विलयनों के लिए कहते हैं कि यह समीकरण अणुभारों के रूप में तन विलयनों के लिए 1/2 समीकरण है। 1/2 समीकरण है। ठीक, तो देखिए
ये जो समीकरण 4 है, जब हमको मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, यहाँ से हम परासरण दाब निकालते हैं, इसका भी इस्तेमाल हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हुआ है। इसमें गैसेस स्थिरांक का मान हमको इतना रखना पड़ेगा, ठीक। ये विलेयन स्थिरांक 0.0821, ये आपको हमेशा याद करके रखना होगा। आर की वैल्यू रखना होगा, और ये सांद्रता आपका दिया हो सकता है, टेम्परेचर दिया रहेगा तो इसको हम केल्विन में हमेशा रखेंगे। और ये समीकरण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद चौथा के बाद पांचवा इक्वेशन देखिए, पीवी बराबर NRT, इसकी सहायता से हम क्या परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। और छठवां इक्वेशन हमारा देखिए, पीवी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m RT, इसकी सहायता से हम अणुभारों की गणना करते हैं। तो हम लोग कण विलयनों के 1/2 समीकरण पर सवाल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि R का मान दिया है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये विलयन स्थिरांक है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि ये हमेशा आपको याद रखना होगा, लेकिन सवाल में कभी काल दे देता है। तो देखिए यहाँ पर दिया, पहले हम हल को लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक, हल सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है हमको, दिया है C बराबर 1/10 बराबर 0.1, यह हमारा C का मान दे दिया है। m/10 मोलर दिया है, अगर यहाँ यल देता है तो नॉर्मल देता है, मोलर है यह यानी कि C दिया है, कंसंट्रेशन सांद्रता। उसके बाद टेम्परेचर जब देता है तो T बराबर जो है, तो T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है। इसमें हम हमेशा देखिए, इसका हमको वायुमंडलीय केल्विन में निकालना है, तो इसमें 273 हमेशा हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तब ये केल्विन बनाएंगे हम, तो ये हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। अब C दिया है, T दिया है, तो परासरण दाब निकालना है। तो तन विलयनों के लिए 1/2 समीकरण से तन विलयनों के 1/2 समीकरण, इसके पहले हमने निकाला था क्या, P बराबर CRT। ये अब P का मान निकालना है, C का मान दिया है, R का मान दिया है, T का मान रख दीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा, C का मान 0.1, R का मान दिया है घोल स्थिरांक 0.082 इंटू, उसके बाद क्या करना है हमको, T का मान 300। अब इसका हमको गुणा कर देना है, इसी का गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं गुणा। तो 0.082 में हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 0.1 का। अगर करोगे तो 1 क्या, 1 2 2, 1 8 8 0 0, ठीक। अब 0 0 0 0, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगने चाहिए, 2 8 0 0 0, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव हो जाएगा। फिर इसी में कितने का गुणा करना है, 300 का। आइए देखते हैं, 300 का गुणा कर दो, ठीक। अब 0 0 0, 1 2 3 4 5 है ना, 5 0 लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 0। अब 3 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, एक अंक हम छोड़ते जाते हैं, आप जानते हैं गुणा में, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, ठीक, 24 के 24 24, फिर आपका 3 0 0, ऐसे 0 भागता जाएगा। अब 0 0 6 4 2 0 0, कई अंक पर दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब कि यह अब 6 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा परासरण दाब क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2.46 वायुमंडल। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, जस्ट सेम लाइक ये भी प्रॉब्लम हम हल करेंगे। देखिए 0.5% सुक्रोज, यहाँ पर सुक्रोज दिया है, यानी कि आपका ये क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे, हल सॉल्यूशन। तो ये दिया है विलेय का भार, क्या दिया है, विलेय का भार दिया है, ठीक। गिवन दैट विलेय का भार, विलेय सुक्रोज का है ना, विलेय का भार स्मॉल w बराबर दे दिया कितना, 0.5 ग्राम, ये, ठीक। तो प्रतिशत दिया है, तो इसका मतलब जो विलेय होता है हमारा क्या हो जाएगा, विलयन हमको निकालना है, विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, घोल स्थिरांक का मान दिया है। और यहाँ पर देखिए यह भी दिया है अणुभार, इसका मतलब कि स्मॉल विलेय का अणुभार भी दे दिया है, विलेय का
अणुभार, अणुभार स्मॉल m बराबर 180, यह भी दे दिया है। अब विलयन निकालना होगा, तो विलयन का आयतन भी बराबर निकालोगे तो 100 बटे परसेंटेज माने 100 होता है, 100 बटे 1000 कर दो, लीटर में निकालना है तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपका 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 लीटर, ये आपका लीटर में आ गया। ठीक, अब स्मॉल w स्मॉल m भी हमको मालूम है, सूत्र क्या होता है अणुभारों के रूप में, तो क्या लिखेंगे हम तन विलयनों के लिए 1/2 समीकरण अणुभारों के रूप में, अणुभारों के रूप में तन विलयनों का 1/2 समीकरण, तन विलयनों का 1/2 समीकरण क्या होता है, पी भी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू RT। टेम्परेचर दिया है, देखिए इसमें हमारा दिया है P, परासरण दाब ज्ञात करना है, V का मान हमने निकाल लिया। इसमें देखिए हम सवाल लिखते वक्त थोड़ा सा भूल गए थे कि 0.5% सुक्रोज अणुभार 180 विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर, तो 18 डिग्री सेल्सियस पर है, तब हमको T यहाँ से मिलेगा, हम टेम्परेचर लिखना भूल गए थे। तो टेम्परेचर जब लिखोगे तो T बराबर आपका हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन। जब आप इसको लिखोगे तो 8 3 11 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 7 1 8 1 9, यानी कि 291 केल्विन टेम्परेचर। अब वही मान रख दीजिए, P बराबर अगर आप निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे ये भी चला जाएगा और इंटू RT। अब मान रखेंगे तो P बराबर स्मॉल w का मान 0.5 बटे में 180 गुणे में 0.1, फिर आपका क्या आएगा 0.081 गुणे में 291। ठीक, अब इसी को आप हल करिए, हल करेंगे एक आध स्टेप देखिए तो P, अब देखिए यहाँ पर 5 से ये कटेगा, 5 1 कम 5 ना, तो 5 तिहाई 15, क्या हुआ यहाँ पर बचा आपका 5 तिहाई 15 3 18 30 5 6 30। अब ये 0.1 से 0.1 पूरा कट गया। ठीक, तो आपका क्या हुआ, आपका ये आ जाएगा यानी कि 0.081 गुणे 291 बटे में 36। अब इसी को हल करोगे तो P बराबर 0.66 वायुमंडल आएगा। आप इसको हल करिएगा, हल करिए करके देख लीजिएगा, इतना आपका वायुमंडल आएगा। यह आपका आंसर है, बहुत ही आसान सा सवाल था आपका यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। किस पर, इस पर। ये 18 डिग्री सेल्सियस जो भी तापमान दिया रहता है उसमें हम 273 केल्विन हमेशा जोड़ते हैं। इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल हुए तन विलयनों के 1/2 समीकरण पर। ठीक, अब अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर, और उसी में हिमांक का अवनमन और हिमांक के अवनमन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यही टॉपिक हमारे इस विलयन नामक फर्स्ट लेसन का अंतिम टॉपिक होगा। उसके बाद हम सेकेंड पेपर के केमिस्ट्री पर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।